एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए बच्चों, आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे से चैप्टर का नेम डिटेल तरीके से हर बार समझाती हूँ। तो इस चैप्टर में भी हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे कि चैप्टर शुरू करने से पहले अच्छे से चैप्टर का नेम जो है समझेंगे। तो देखिए, मैं एक बार लिख भी देती हूँ चैप्टर का नेम, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इस चीज़ का मतलब क्या हो गया? एम्पायर का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, यानी कि किंगडम। अब साम्राज्य को चलाता कौन है? कोई ना कोई रूलर ही चलाता होगा, ठीक है, कोई किंग होगा, वही क्या करेगा, अपने किंगडम को चलाएगा। अब जो इस साम्राज्य की बात हो रही है, जिस किंगडम की यहाँ पर बात हो रही है, वो जो किंगडम है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? वो लगभग 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। लगभग वो कितने पार्ट कवर करता है? वो जो एम्पायर है, जो किंगडम है, तो वो 3 कॉन्टिनेंट्स का जो एरिया है वो कवर करता है। अब देखो, कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये कॉन्टिनेंट कौन से हैं, ये कॉन्टिनेंट कंट्री में होते हैं, वर्ल्ड में। हो सकता है कि कई बच्चों को पता हो, बट हम जो है सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो एक बार मैं आपको क्लियर कर भी देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड में। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, देन यूरोप, देन अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया हो गया ऑलरेडी। एट लास्ट कौन सा रह गया है? अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये जो है हमने जो हम पहले भी अगर कोई आपने वीडियो देखी हो तो शायद मैंने आपके ही वीडियो लेक्चर्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में? 7 कॉन्टिनेंट्स है। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर 3 कॉन्टिनेंट्स का एरिया, एक ऐसा किंगडम है जो जिसने क्या कर रखा है? 3 कॉन्टिनेंट्स का एरिया को कवर कर रखा है और एक किंगडम बनाया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इस यहाँ पर जिस किंगडम की, जिस एम्पायर की बात करेंगे हम, तो वो है रोमन एम्पायर। कौन सा है बच्चों? वो है रोमन एम्पायर। यहाँ आपको रोमन एम्पायर का जो है मैप भी शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये रोमन एम्पायर का मैप हो गया। अब देखिए, समझने वाली बातें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, अब इसमें है क्या, दिया क्या हुआ है, हम देखते हैं। It was the ancient Roman Empire which was spread across the 3 continents, namely Europe, Asia and Africa। तो ये क्या है? ये है एक एंशियंट रोमन एम्पायर। एक बहुत ही, जो किस एम्पायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को क्लियर कर लो बच्चों। किस एम्पायर की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की। तो एक जो प्राचीन रोमन एम्पायर है वो कितने कॉन्टिनेंट्स के एरिया में, कितने कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है? तो वो 3 कॉन्टिनेंट्स में मेनली फैला हुआ है। वो कॉन्टिनेंट कौन से हैं? वो है यूरोप, देन एशिया, और कौन सा कॉन्टिनेंट रह गया? वो है अफ्रीका। तो इन 3 कॉन्टिनेंट्स में जो है रोमन एम्पायर क्या हुआ था? स्प्रेडेड था, यानी कि फैला हुआ था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैप में शो भी हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर रोमन एम्पायर का मैप जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैप जो, बस इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया आपको, ताकि जो है कि हिस्ट्री है, ठीक है, कुछ बच्चे समझते हैं कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, बट नहीं, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनोगे तो इस चैप्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। उस टॉपिक का नेम है सोर्सेज। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है सोर्सेज की जो टेबल है वो नहीं शो हुई। तो एक्चुअली मैं क्या आपको शो करना चाहती हूँ वो बताती हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, क्या बनता था? रोमन एम्पायर जो है, कौन सा एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस फैला हुआ है? तो वो रोमन एम्पायर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो कौन सा क्वेश्चन है? जो हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट बनता है बच्चों, वो कौन सा, मतलब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है? वो क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि हमें बताने हैं सोर्सेज। किस चीज़ के सोर्सेज बताने हैं?
कि ये जो एम्पायर है जो 3 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस फैला हुआ है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमें इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो जो फर्स्ट सोर्स है बच्चों वो है टेक्स्ट। किसके द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो टेक्स्ट के थ्रू मिल सकती है। टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा तो टेक्स्ट में कौन सी इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है, टेक्स्ट तो टेक्स्ट ही है, ठीक है, चाहे बुक के तौर पे लिखा हो, ठीक है, कोई भी ऐसे मान सकते हैं बुक लिखी हो, ठीक है, या फिर कोई गाइड टाइप, ठीक है, तो मतलब होली बुक, एपिक, मतलब क्या है कि टेक्स्ट जितनी भी जो है बुक्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा क्या है हमें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चलता है जिनके ऊपर जो है बुक लिखी जाती है। अब जो है हिस्टोरियंस वर रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज। अब रोमन एम्पायर में जो सिस्टम था वो थोड़ा अलग था कि रोमन एम्पायर की पूरी हिस्ट्री को एक विस्तार रूप से मतलब एक अच्छे से लिखने के लिए वो लोग क्या करते थे, रोमन एम्पायर के जो लीडर होते थे तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन को हायर करते थे, एक स्पेसिफिक पर्सन को क्या करते थे, नियुक्त करते थे, ताकि वो पर्सन क्या करेगा, जितनी भी पूरे ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हों एम्पायर के अंदर, जैसे अगर कोई जो बाहर से अटैक कर दिया हो किसी ने, ठीक है, रोमन एम्पायर में कोई पॉलिसी लॉन्च हुई हो, कोई टैक्स वगैरह बढ़ाए हों, तो मतलब जितनी भी चीज़ें एक साल के अंदर एम्पायर में हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ को किस में लिखना, उस चीज़ को बुक में लिखना, और उस चीज़ को लिखेगा कौन, एक स्पेशल पर्सन, एक कंटेम्प्रेरी जिसको स्पेशली हायर किया गया है बुक्स लिखने के लिए, जिसको स्पेशली हायर किया गया है कि वो जितनी भी घटनाएं, जितने भी इंसिडेंट रोमन एम्पायर में हो रहे हैं उनको उनको क्या रख सके, एक एविडेंस के तौर पे रख सके, ठीक है। तो जो एनाल्स है, एनाल्स का मतलब यहाँ पे यही आया है कि एनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके द्वारा लिखी गई एक मैगजीन भी समझ सकते हैं हम, ठीक है, कि मतलब ये लोग क्या करते थे, अब हम पढ़ते हैं ना अगर कोई कंपटीशन की, जैसे आपका ब्रदर या फिर सिस्टर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो क्या पढ़ते हैं, वो मैगजीन पढ़ते हैं, मंथली, वीकली और ईयरली, ठीक है, तो मतलब मैगजीन में करंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है, वो सब पढ़ना होता है। और लेकिन यहाँ रोमन एम्पायर में क्या था, ये लोग क्या करते थे, एक बुक स्पेशली जो थी वो क्या कर देते थे, इंट्रोड्यूस कर देते थे। अब जो ये बुक इंट्रोड्यूस की जाती थी, ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी कि रोमन एम्पायर में पिछले कुछ टाइम में कौन से इंसिडेंट हुए हैं उनको क्या है, एक बुक के फॉर्म में लिख दिया जाता था, ठीक है। तो टेक्स्ट के थ्रू हमें इस टाइप की नॉलेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि और क्या सोर्सेज है रोमन एम्पायर के बारे में जानने के, वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स किन के थ्रू, 2 टाइप्स के जो डॉक्यूमेंट्स है हमें वो मिले हैं रोमन एम्पायर को जानने के लिए। फर्स्ट टाइप है वो है इंस्क्रिप्शन, सेकेंड टाइप है डॉक्यूमेंट्स ऑन द पेपरस स्क्रोल। इसका क्या मतलब है, अब इंस्क्रिप्शन का मतलब समझते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ बच्चों कि जैसे हम कोई फोर्ट घूमने जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको मॉल घूमने का शौक होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिस्टोरिक प्लेसेस देखने का शौक होता है। फॉर एग्जांपल राजा महाराजाओं के फोर्ट वगैरह, ठीक है, किले, दुर्ग, इन सब को देखने का जिनको दिलचस्पी होती है तो वो फोर्ट वगैरह देखने जाते हैं, हिस्टोरिक प्लेसेस पे विजिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है राम, ठीक है, वो कहाँ घूमने गया, तो वो एक फोर्ट घूमने गया, मान लो, तो वो फोर्ट घूमने गए हैं, किसी कोई भी फोर्ट ले लो, ठीक है, कितने फोर्ट है राजस्थान में और हमारे एरियाज़ में, ठीक है, तो मान लो वो कोई पर्सन जो है, एक राम जो लड़का है वो एक फोर्ट घूमने जाता है, तो जब वो फोर्ट को एंटर कर रहा होता है ना, तो फोर्ट के जो एंट्री गेट पे, यानी कि फोर्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ होता है ना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, यानी कि पत्थर पे, रॉक वगैरह पे कुछ लिखना, ठीक है, राइटिंग करना, इसी चीज़ को क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। यानी कि टेक्स्ट इंस्क्राइब्ड ऑन अ रॉक इज नोन एज इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब वो इंस्क्रिप्शन पे लिखा क्या होता है बच्चों, उस पत्थर पे उस पत्थर पे लिखा होता है कि ये जो फोर्ट है इस पे किस रूलर ने कितने टाइम तक रूल किया, या फिर किसी एक स्पेसिफिक रूलर के बारे में जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल रूलर होगा उसके बारे में जो है उस पत्थर पे स्पेशली लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर आप घूमने जाएं तो उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें, ये मेरी राय है आपके लिए। सेकंड, हमें किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, हमें मिली हैं डॉक्यूमेंट्स ऑन द पेपर स्क्रॉल। अब पेपर स्क्रॉल क्या है बच्चों, ये एक टाइप की पत्ती है, ये एक टाइप की लीव है। अब उस टाइम पे पेपर वगैरह तो होता नहीं था, ठीक है, तो क्या होता था, जो पत्ती होती थी ना, लोग उसको क्या करते थे, पहले उस पर मैटर लिखकर उसको फोल्ड करके क्या कर देते थे, अपना जो है काम चला लेते थे। कुछ अगर लिखना होता था तो पेपर स्क्रॉल पर लिख देते थे। अब जो है अगर किसी राजा महाराजा ने एक दूसरे के साथ क्या करनी हो, अलायंस करनी हो, अलायंस का मतलब होता है बच्चों संधि, अलायंस का एक और वर्ड भी है
जिसको क्या बोला जाता है, जिसको पैक्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है, अलायंस या फिर पैक्ट। अब जो ये अलायंस या फिर पैक्ट है, इसका ये मतलब होता है कि जो राजा राजा है वो क्या कर लेते हैं, एक टाइप की ये मान लीजिए दोस्ती कर लेते हैं कि हम, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक राजा है, ठीक है, हम दो राजा ले लेते हैं, एक तो है राजा ए और एक है बी राजा, ठीक है। तो जो ये ए राजा है ये बी राजा को बोलते हैं कि मैं आपके साथ दोस्ती कर लूँगा, अलायंस कर लूँगा, अगर जो है मेरी आर्मी जो है आपके फील्ड पे क्या करने आएगी, प्रैक्टिस करने आएगी, ठीक है। और बी राजा कहेगा कि आप जो है मेरे मैटर्स में दखल मत दीजिए, तो मैं आपसे क्या कर लूँगा, संधि कर लूँगा, यानी कि डिमांड्स पे हुई, ठीक है, आपसी सहमति से हुई जो है एक संधि, एक पैक्ट जो होता है उसी को अलायंस बोलते हैं, पैक्ट बोलते हैं और दोस्ती भी बोलते हैं। राजा में राजा दोस्ती क्यों करते थे, लगभग जहाँ तक मैंने देखा हुआ, कोई भी अलायंस वगैरह होते थे तो वो इनके खुद के जो आपसी जो फायदे होते थे एक दूसरे से, जो राजा चाहते थे वो जो है अलायंस के तौर पर ये सामने ले आते थे। तो पेपरस का मतलब मेरा समझाने का इतना ही था। पेपरस एक टाइप की लीव है, पत्ती है, जिसको लोग जो है पेपर की तरह यूज़ करते थे राइटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सोर्स आता है, ठीक है, किसके बारे में समझने, एम्पायर के बारे में समझने का, वो आता है बच्चों मटेरियल रिमेन्स। क्या सोर्स है, मटेरियल रिमेन्स। अब तो मटेरियल रिमेन्स में क्या चीज़ें हैं बच्चों, तो मटेरियल रिमेन्स में आ जाती हैं बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, पोट्री एंड कोइंस। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, पोट्री एंड कोइंस। तो अब ये बच्चों बिल्डिंग्स है, ठीक है। अब देखो जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए हैं, ठीक है, लेकिन जो बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी फ़ायदे भी करवाए, यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, मोन्यूमेंट्स भी बनवाए हैं ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो क्या है, हम अब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड कैसे याद करते हैं, उन्हीं बिल्डिंग्स वगैरह को देखकर जो है हम बता सकते हैं कि ये जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को पता है कि नोटबंदी हुई थी, मतलब डीमोनेटाइजेशन हुआ था नोट्स का। 500 एंड 1000 का ही नोट था, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया गया था, हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था और न्यू जो नोट है उनको लॉन्च किया गया था। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो अब जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, उस टाइम की मेमोरी संभालने के लिए जो 500 और 1000 के नोट्स हैं, मतलब ये मान लीजिए 2 और 3 अपने घर पे रख लिए। क्यों, ताकि वो जो लोग हैं वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को बता सके कि इस टाइप के जो नोट है, इस टाइप की जो मनी है, इस टाइप के जो नोट्स है उसको यूज़ किया जाता था और बैन कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा 2016 में, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जो भी मटेरियल रिमेन्स होती हैं, बची हुई चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल एक और, मतलब जितना भी हम एग्जाम्पल से चीज़ें को समझेंगे ना स्टूडेंट्स, वही बेस्ट तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। कालीबंगा हमारे पास में एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा का अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कालीबंगा, मतलब कालीबंगा जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो कालीबंगा ये जो वर्ड है इसका मतलब है काली चूड़ियाँ। अब काली चूड़ियाँ क्यों रख दिया गया है, क्योंकि इसके जो रिमेन्स जो है, सिविलाइजेशन को जब हम क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, खोज रहे थे, तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ से रिमेन्स मिल गए। क्या मिल गए थे, हमें यहाँ से रिमेन्स मिल गए, ठीक है। इसलिए क्या है, हमने इनका नेम जो है कालीबंगा का, काली चूड़ियाँ जो है, हमें पता चल गया क्या है इसका मीनिंग है। तो क्या है, हम एक जगह को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसके मटेरियल रिमेन्स को भी देखते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, ठीक है। और किस चीज़ों के बारे में बारे से पता लगता है, जैसे पोट्री, कोइंस, ठीक है। तो पोट्री वगैरह क्या होती है, जैसे वास वगैरह होता है ना, ठीक है, इस पे जो है कलाकारी करना, ठीक है। कोइंस, अब कोइंस जो है, देखिए यहाँ पर कोइंस की आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई है। अब ये क्या है, यहाँ पर जो कॉइन की पिक्चर है ये आपको दिखा रही है कि यहाँ पे किसी रूलर की पिक्चर बनी हुई है, यानी कि हो सकता है कि ये कॉइन उस टाइम पे क्या हो चला हो, जब वो जो रूलर है जिसकी पिक्चर यहाँ कॉइन पे बनी है वो क्या कर रहा हो, रूल कर रहा हो, तभी जो है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है इस कॉइन को डिज़ाइन किया है। मतलब क्या है कि जो भी सोर्सेज हमें मिलते हैं ना, वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो हमें बताते हैं उस टाइम के बारे में जिसके बारे में हम खोजने की ट्राई कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो है द 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स। तो कौन से ऐसे 2 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स हैं जो यहाँ पर, जिनकी हम
हम बात करेंगे, हम किन की बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे उन एम्पायर्स की जो कब डेवलप हुए थे, जब इस्लाम धर्म अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। अब जो है इस्लाम धर्म जो है मान सकते हैं कब एग्जिस्टेंस में आया था, कब उस अस्तित्व में आया था, तो वो आया था अराउंड 630, ठीक है 630 में आया था। ठीक है, मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 600 साल बाद की ये जो बात है, इस्लाम जो धर्म है वो क्या है एग्जिस्टेंस में आया। अब जो है इस्लाम धर्म एग्जिस्टेंस में आया उससे भी पहले की बात जो है हम कर रहे हैं रोमन एम्पायर और ईरान एम्पायर। तो जो ये रोमन और ईरान एम्पायर है ये दोनों क्या है, ये नेबरर्स हैं और एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से क्या होते हैं, ये लोग सेपरेट होते हैं, दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट्स। तो मतलब क्या है कि एक जो रिवर है यूफ्रेट्स वो बह रही है, ठीक है, उसके अराउंड क्या है एक लैंड की नैरो स्ट्रिप जो है, बहुत ज़्यादा पतली जो है लैंड जो है वो है, ठीक है। मतलब ये देखिए किनारा तो होगा ही ना, अब मान लीजिए कोई नदी बह रही है तो इसका इधर किनारा भी है, ठीक है। और जो ये रोमन और ईरान एम्पायर है ये क्या है, पड़ोसी देश है, लेकिन सेपरेटेड किससे है, एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से ये जो है सेपरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना किसके बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रोमन एम्पायर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। The Roman Empire stretched from Spain in Europe to Syria in the east, along the Mediterranean Sea into the Africa's desert. अब देखिए जो रोमन एम्पायर है वो उसका एरिया बता रहे हैं कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जैसे जो रोमन एम्पायर है वो स्पेन से लेकर, स्पेन कहाँ पे बच्चों, यूरोप में है, स्पेन से लेकर साइरिया तक फैला हुआ है। और रोमन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ है, मेडिटेरियन सी में, जब है मेडिटेरियन सी के थ्रू जो है अफ्रीका के जो डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ तक जो है रोमन एम्पायर फैला हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है इन द नॉर्थ इट्स बाउंड्री वर मार्क्ड बाय द रिवर राइन एंड दानूबे, इन द साउथ बाय द सहारा डेजर्ट। अब देखिए क्या है कि नॉर्थ में जो है रोमन एम्पायर का जो बाउंड्री कौन कवर करती है, तो वो रिवर है राइन और दनूबे वो कवर करती है। नॉर्थ में किसकी बाउंड्री, रोमन एम्पायर की। और साउथ में कौन कवर करता है, सहारा डेजर्ट। ये सारी चीज़ें हम मैप में देखेंगे स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी। अब देखिए हम जो है इसमें देखते हैं मैप में क्या हमें जो है मिलता है। देखिए बच्चों जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये कौन सा एम्पायर के बारे में बता रहे हैं, ये रोमन एम्पायर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ फेजेस भी मिलेंगी, अगर आप मैप को ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड रोमन एम्पायर, ठीक है। और भी किंगडम्स के बारे में बताया हुआ है, साउदर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन को क्या कर रहा है, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सारा इसलिए दिखाया है कि आपको पता चल जाए कि रोमन एम्पायर जो कितना बड़ा एम्पायर था। जो नेक्स्ट मैप है बच्चों वो किस चीज़ को शो कर रहा है, तो ये है रोमन एम्पायर का जो नेबर एम्पायर है उसको शो कर रहा है। वो कौन सा है, ईरानियन एम्पायर, ठीक है। तो ईरानियन एम्पायर भी आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है ये फैला हुआ है, किस हद तक जो है ये स्प्रेड आउट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज की वीडियो डिटेल तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने आपको जो यहाँ पे कुछ नोट्स भी शो किए हैं, तो इस नोट्स को आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ में ही अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन करते जाना है, ताकि आपको चैप्टर को समझने में, पढ़ने में कोई भी परेशानी ना आए। जो कल की वीडियो है, कल की वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँ। अगर नहीं हुआ तो परसों तो है जो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।